नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 40। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर 40 है नहीं ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। महंगाई के बढ़ते दबाव और कोरोना महामारी से जुड़ी अनिश्चितता के चलते आरबीआई ने अपने अहम दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और अपना अकोमोडेटिव रुख बनाए रखा है। एमपीसी ने रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि एमपीसी ने मौजूदा हालात को देखते हुए अकोमोडेटिव रुख तब तक के लिए बनाए रखने का फैसला लिया है जब तक कोरोना से उत्पन्न स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। आपको बता दें कि आरबीआई ने फरवरी 2019 से अब तक ब्याज दर में 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% की कटौती की है। Based on its assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, that is keeping the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy. आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY22 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 5.1% महंगाई रह सकती है। उन्होंने दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान रिटेल महंगाई अनुमान 5.2% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर काम जारी रहेगा। होटल रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए लिक्विडिटी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि होटल दूसरे सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का ऑन टॉप लिक्विडिटी विंडो खुलेगा। Real GDP growth is now projected at 9.5% in 2021-22, consisting of 18.5% in first quarter, 7.9% in second quarter, 7.2% in the third quarter, and 6.6% in the fourth quarter of 2021-22. आरबीआई ने NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सर्विसेज हर दिन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है। यह फैसला 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो जाएगा। NACH एक बल्क पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI संचालित करती है। इसके जरिए एक से ज्यादा लोगों के खाते में डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन भेजे जाते हैं। इसके अलावा NACH के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, पानी एक निश्चित समय अंतराल पर लोन की किश्त, म्यूचुअल फंड्स में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर पेमेंट भी कलेक्ट किया जाता है। अभी NACH सिर्फ बैंक वर्किंग डेज पर ही उपलब्ध है। बाजार आज तेजी के साथ खुले, लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई। आरबीआई की ओर से ग्रोथ अनुमान घटाने का असर दिखा। रेट कटौती पर आरबीआई का फैसला अनुमान के मुताबिक ही रहा। हालांकि रिजर्व बैंक ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए की सुविधा देने का ऐलान किया। उससे होटल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुझान रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 132 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,100 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,670 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। कोरोना वायरस से प्रभावित कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए आरबीआई की ओर से 15,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो के ऐलान के चलते होटल शेयरों में शानदार रैली दिखी। आरबीआई की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो के जरिए होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर्स, टूरिज्म और ब्यूटी पार्लर के साथ स्पा सेंटर को आसानी से बैंक से लोन मिल सकेगा। हालांकि रेट कट नहीं करने पर का असर सीधे तौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में दिखा। HDFC बैंक, SBI, इंडसइंड सहित कई बैंकों के शेयर गिरे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 43,000 रुपए की लागत से 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक ने इसे मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दी गई है। काफी लंबे वक्त से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। इन सभी 6 सबमरीन का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर काम करेंगी।
इस साल जिन सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंप दी है। नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनका निजीकरण किया जाना है। इसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। हालांकि किन बैंकों का निजीकरण होगा ये नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबरों में कई नाम घूम रहे हैं। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के नाम शामिल हैं। कोरोना संकट की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भारी मांग के बीच मुनाफाखोरों ने जमकर फायदा उठाया। मुश्किलों को देखते हुए इसकी कीमत तय करने की मांग उठी तो नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने मार्जिन की सीमा तय कर दी, लेकिन ऊंचे मार्जिन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फॉर्मूले के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर ट्रेड मार्जिन 70% से ज्यादा नहीं होगा। 7 जून तक मैन्युफैक्चरर नया रेट सरकार को देंगे और नई कीमतें 9 जून से लागू होंगी। आपको बता दें, इसमें से ट्रेड मार्जिन तय किया गया, सेलिंग प्राइस तय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके लिए अब अस्पताल मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। रेट को शहर की कैटेगरी के हिसाब से तय किया गया है। सामान्य बेड या आइसोलेशन के खर्च के लिए रोज 2400 रुपए से 4000 रुपए तक देना होगा। बिना वेंटिलेटर आईसीयू बेड के लिए रोजाना 4500 से 7500 रुपए तय किए गए हैं। वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड के लिए 5400 रुपए से 9000 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि हर शहर की कैटेगरी के हिसाब से इलाज का खर्च तय किया गया है। महाराष्ट्र के शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 दिनों की राहत के बाद आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हुआ है। पिछले महीने दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए 83 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। इस प्रकार मई से लेकर अब तक पेट्रोल 4 रुपए 36 पैसे और डीजल 4 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। देश में मुंबई, श्रीगंगानगर और भोपाल जैसे शहरों में 100 रुपए से अधिक भाव पर पेट्रोल बिक रहा है। सबसे महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में है, जहां इसके भाव प्रति लीटर 105 रुपए 33 पैसे हैं। श्रीगंगानगर में डीजल भी 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। केंद्र ने पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को ऊंची कीमतों पर कोवैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब सरकार को कोवैक्सीन की 1,40,000 से ज्यादा डोज 400 रुपए में उपलब्ध कराई गई और राज्य सरकार ने इसे 20 निजी अस्पतालों को 1000 रुपए में बेच दी। उधर पंजाब में विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी सरकार पर ऊंचे दामों पर वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड का टीका उपलब्ध है, लेकिन पंजाब सरकार इसे निजी अस्पतालों को बेच रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को सलाह दी कि दूसरों को ज्ञान देने की बजाय पहले अपने राज्य की देखभाल करें। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें। पंजाब सरकार 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने का फैसला वापस ले लिया है। पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप था। आलोचनाओं के बाद अब सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। प्राइवेट अस्पतालों को अब तक जो वैक्सीन दी गई है उसे भी वापस ले लिया जाएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो वैक्सीन अब तक प्राइवेट अस्पतालों को दी गई है उसका खर्च काटने के बाद जो अतिरिक्त अमाउंट लिया गया है उसे भी वापस लौटाया जाएगा। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों में घिरी पंजाब सरकार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी के सामने पेश हुए। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से कमेटी बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सबूत के तौर पर काफी दस्तावेज लेकर आए थे। कैप्टन ने उनके खिलाफ नेताओं की ओर से की गई शिकायतों का जवाब भी दिया। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने इस मुलाकात का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को मिलकर जीतना है। अमरिंदर सिंह से इस मुलाकात के साथ ही समिति का काम पूरा हो गया है और वो जल्द ही आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कोरोना महामारी से जंग में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की है। सीएसआईआर की बैठक में पीएम ने कहा कि महामारी में वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना वैक्सीन बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही पीएम मोदी ने भविष्य की चुनौतियों को लेकर दुनिया को चेताया और कहा कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती बनेगा और इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही
मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। गुजरात में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने दिन में सभी कारोबारियों को दुकानें खोलने की छूट दी है। साथ ही 7 जून से सरकारी और निजी दफ्तर 100% हाजिरी के साथ शुरू किए जा सकेंगे। गुजरात सूचना विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि निजी और सरकारी ऑफिसों को 7 जून से 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। हालांकि सभी जिलों में 4 जून से 11 जून तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा राज्य के 36 शहरों में सभी दुकानों को आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि रेस्टोरेंट की ओर से होम डिलीवरी अब रोजाना रात 10 बजे तक की जा सकती है। देश में लगातार चौथे दिन भी कोरोना के नए केस 1.5 लाख के नीचे आए हैं। बीते 24 घंटे में 1,32,000 नए केस आए हैं और 2,713 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 16.5 लाख से भी नीचे पहुंच चुका है और कोरोना की रिकवरी रेट 92% से ऊपर बना हुआ है। इससे पहले बुधवार को 1,34,154 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे और 2,887 संक्रमितों की मौत हुई थी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एलजी की मंजूरी के बाद कमेटी मामलों की जांच करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जांच पैनल अगर ये पाता है कि राजधानी में मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं तो मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पिछले दिनों बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। दिल्ली एम्स ने एक स्टडी में पाया है कि अप्रैल-मई महीने में वैक्सीन लगने के बाद दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। स्टडी के आधार पर कहा गया है कि बहुत अधिक संक्रमण के फैलाव के बावजूद टीका लगाए गए लोगों में किसी की भी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई है। 63 सफल संक्रमणों में से 36 मरीजों को 2 डोज मिली, जबकि 27 को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिली। 10 मरीजों ने कोविशील्ड की डोज ली, जबकि 53 को कोवैक्सीन दी गई थी। अमेरिका एजेंसी सीडीसी का भी कहना है कि टीकाकरण के बाद कुछ लोग ही कोरोना से संक्रमित होंगे, अस्पताल में भर्ती होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। एमपी में जूनियर डॉक्टरों की शिवराज सरकार से ठन गई है। 5 दिन से हड़ताल पर बैठे करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार दिया था। जूनियर डॉक्टर अपने स्टाइपेंड और सुविधाओं को लेकर कई मांगे कर रहे हैं। इनका आरोप है कि हड़ताल तोड़वाने के लिए उन्हें पुलिस की ओर से धमकी दी जा रही है। अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसी वजह से लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी हैं जो सही हैं, बाकी सब कयासों और संशय पर आधारित हैं। सीबीएसई ने क्लास 6 के बाद के स्टूडेंट के लिए कोडिंग और डेटा साइंस कोर्स की शुरुआत की है। सिलेबस को बनाने के लिए सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। इसके तहत क्लास 6 से 8 के लिए कोडिंग शुरू की जाएगी और डेटा साइंस का कोर्स कक्षा 8 से 12 के लिए होगा। इन विषयों के एकेडमिक ईयर 2021-22 की स्किलिंग सब्जेक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस शुरू करने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। अगर लागू होता है तो ये किसी भी राज्य में पहली बार होगा। खबरों के मुताबिक सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बिल और बिहार मेडिकल एजुकेशन बिल लाने की तैयारी में है, ताकि इस प्रस्ताव को औपचारिक आकार दिया जा सके। राज्य सरकार 11 मेडिकल और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित करती है और 2035 इंजीनियरिंग की और 1330 मेडिकल और बीडीएस सीटें हैं। राज्य के एक अधिकारी के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 30% महिलाएं हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनकी संख्या सिर्फ 15% है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर SC/ST समुदाय से जुड़े 114 प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति से अपील की है कि इन प्रोफेसर्स ने कहा है कि बंगाल में दलितों और पिछड़ों पर हो रही हिंसा रोकी जाए। दरअसल बंगाल में जारी हिंसा पर CSD यानी सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि हिंसा में सबसे ज्यादा निशाना दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बनाया गया है। CSD से जुड़े राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से जुड़े 114 प्रोफेसर्स ने इस याचिका पर साइन किया। राष्ट्रपति के बाद अब इस याचिका को बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी सौंपा जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल ने CBI के डायरेक्टर का पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। CBI के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर में अब सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे। आदेश के मुताबिक जीन्स और स्पोर्ट्स शूज जैसे कैजुअल वियर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरुषों के लिए ड्रेस कोड, शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल जूते होंगे। साथ ही ऑफिस में सभी पुरुष सही से शेव करके आएंगे। CBI की महिला कर्मचारियों को केवल साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने के लिए कहा गया है। बिहार बीजेपी ने MLC टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से एक पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के CM हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार भी लालू यादव की तरह जेल जाएंगे। टुन्ना पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने JDU की जीत को धांधली की जीत बताया। फिल्म गली बॉय से धूम मचाने वाली आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। करण जौहर ने अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रेम कहानी का काम शुरू कर दिया है। खबर यह है कि फिल्म जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। इसमें आलिया रणवीर से रोमांस करती हुई नजर आएंगी। करण इस फिल्म की प्लानिंग काफी पहले से कर रहे हैं और मई के महीने में फ्लोर पर लाने की तैयारी भी की थी, पर कोविड महामारी के चलते निर्देशक करण जौहर ने इसे डिले कर दिया। कार्तिक आर्यन को करण जौहर की दोस्ताना 2 से भी बाहर कर दिया गया है। इसके बाद लगातार उनकी फिल्मों से बाहर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पूरे दम के साथ कार्तिक आर्यन के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कार्तिक के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है जिसमें यह कहा गया है कि कार्तिक के खिलाफ ये बनाया हुआ कैंपेन है जो पूरी तरह से गलत है। जब कोई प्रोड्यूसर एक्टर को ड्रॉप करता है या कोई एक्टर फिल्म छोड़ता है तो वे इस बारे में बात नहीं करते। ये हमेशा होता है। कार्तिक आर्यन के मामले में इस कैंपेन को जबरन खड़ा किया गया है। ये एकदम गलत है और इस पे उनकी चुप्पी का सम्मान करता। बॉलीवुड के लिए गजनी हॉलीडे, अ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी और अकीरा बना चुके डायरेक्टर AR मुरुगदास अब तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म बनाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए उन्होंने सुपरस्टार कमल हसन, महेश बाबू को अप्रोच किया है। कहा जा रहा है कि महेश बाबू फिल्म में CBI ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं, जबकि कमल हसन एक ऐसे पिता की भूमिका में दिख सकते हैं जिनके लिए उसकी बेटी ही पूरी जिंदगी है। तापसी पन्नू स्टारर हसीन दिलरुबा 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए इस बात का ऐलान किया। विनिल मैथ्यू के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तापसी के अलावा विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की अहम भूमिका है। कहानी कनिष्का ढिल्लन ने लिखी है, जिसके साथ ही तापसी मनमर्जिया में काम कर चुकी हैं। दिसंबर में फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें तापसी के खून से सने हुए पैर दिखाई दे रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली डेथ एनिवर्सरी से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता के दोस्त और बिजनेस सहयोगी रहे सिद्धार्थ पिठानी को धर लिया है। अदालत ने सिद्धार्थ को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एनसीबी की पूछताछ में सिद्धार्थ ने सुशांत के एक और करीबी का नाम लिया है। एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग केस में 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय एनसीबी मुंबई जोन के इंचार्ज समीर वानखेड़े ने एक वेबसाइट को बताया था कि अभी इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने टीम इंडिया साउथहैम्पटन पहुंच चुकी है। टीम को स्टेडियम के पास मौजूद हिल्टन होटल में ठहराया गया है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सिद्धमान साहा सहित कई खिलाड़ियों ने ग्राउंड व्यू वाली तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की हैं। भारतीय खिलाड़ियों को यहां पहुंचते ही कोरोना टेस्ट कराया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी कितने दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ग्राउंड पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे 20 मैचों की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक मैच 9 जून से संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में खेले जाएंगे। पहले सभी मैच पाकिस्तान के कराची में होने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इसे यूएई शिफ्ट किया गया। टूर्नामेंट के दौरान 6 डबल हेडर मैच खेले जाएंगे, जबकि 24 जून को फाइनल खेला जाएगा। इसके अगले दिन पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी।
पीएसएल को मार्च में 14 मैचों के बाद कोरोना की वजह से सस्पेंड किया गया था। पूर्व क्रिकेटर और लीजेंड सुनील गावस्कर ने भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ये सीरीज 4-0 से अपने नाम करेगी। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज इंग्लिश बैट्समैन को तंग करने में सफल होंगे। पहला टेस्ट 4 अगस्त से खेला जाएगा। इससे पहले भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा। गावस्कर ने कहा कि इंग्लिश समर को टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 6 हफ्ते से ज्यादा के गैप के बाद है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चिट्ठी लिखकर ऑफिस खोलने की इजाजत मांगी। आईओए ने कहा है कि उन्हें सोमवार से इसकी इजाजत दी जाए ताकि ओलंपिक से जुड़े भारतीय एथलीट के डाटा अपलोड हो सकें। दिल्ली में कोरोना की वजह से 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब तक 14 इवेंट्स में 100 भारतीय खिलाड़ी इन खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब बस 49 दिन बचे हैं। इससे पहले इंडियन रेसलिंग को एक और झटका लगा है। ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। उन पर कोई प्रतिबंधित पदार्थ लेने का आरोप है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एंटी डोपिंग के नियम का उल्लंघन करने के लिए फिलहाल इस रेसलर को सस्पेंड कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने इसकी पुष्टि की है।